न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक मर्तबा फिर से अपना असर दिखाया है। न्यूज 18 उर्दू ने पंजाबी और उर्दू टीचरों की बहाली की पॉलिसी से मुताल्लिक मसाइल को उजागर किया था और इसी में सरकार ने बदलाव किए हैं, जिससे उर्दू पंजाबी टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो रहा है। तकर्रियों से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली लाई गई है। दिल्ली हुकूमत के नए रोस्टर के मुताबिक जनरल स्टडीज का पर्चा पास करना जरूरी नहीं है। मेरिट लिस्ट जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर बनाई जाएगी। हमें तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो हमें कोई बेनिफिट है नहीं। हम तो चाहते हैं कि इस बार हमारे लिए किया जाए, जैसे और वैकेंसी में किया है, जैसे स्पेशल एजुकेटर है उनकी मेरिट जैसे कंबाइन किया है, ऐसे ही हमारी कीजिए, क्योंकि उनकी पोस्ट खाली है तो हमारी भी तो वैकेंट रह रही है पोस्ट। जैसे हम जैसों की एज निकल गई है, हम तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, अभी तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा कि हमारा कुछ इसमें फायदा हो रहा है। मेरे टोटल किए जाए तो 92.30 बन रहे हैं और मेरिट 84 पे गई है। तो लेकिन मेरा क्लियर है, वैसे देखा जाए कंबाइन बने तो, लेकिन हम बैठ नहीं पा रहे हैं फर्स्ट पेपर की वजह से, मतलब नहीं हो रहा है हमारा सिलेक्शन। जर्नल के लिए 32 एज है, तो जो अब 32 से ऊपर हो गए हैं, हम एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। सर मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं सिर्फ 5 नंबर्स के लिए फर्स्ट पेपर में रह गई हूँ। हाँ जी, लेकिन सेकंड पेपर में मेरे से अबव 60 मार्क्स हैं। अभी जो ये डिसीजन DSSB के लिए आया है, उन्होंने ये फ्यूचर के लिए ये जो है अमेंडमेंट किया है, फ्यूचर में जो एग्जामिनेशन होंगे। बट हमारा भी कंसर्न जो है, जो पीछे एग्जाम हुए हैं, जो एप्लीकेंट्स उसमें अपेयर हुए हैं, उनका मेजर कंसर्न हमारा भी है कि उनको भी किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए। उसके लिए हमने कुछ डेटा, कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं पुराने जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिए थे। वो आने के बाद उसको स्टडी करेगा कमीशन, स्टडी करके उसमें अगर होगा, गुंजाइश होगी भी इनका भी कंसिडर किया जाना चाहिए, तो हम डेफिनेटली लिखेंगे DSSB को और उनको भी बोलेंगे कि इसको कंसिडर करके इस पर डिसीजन लिया जाए, उनको भी क्वालिफिकेशन के लिए कंसिडर किया जाए इनको। यकीनन दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी में जो तब्दीली की है, उससे मुस्तकबिल के उम्मीदवारों को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन जो उम्मीदवार इस गलत पॉलिसी का शिकार हुए हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, आखिर उनका क्या होगा? क्या सरकार उनको राहत देगी? ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अगली खबर, मंकी पॉक्स वायरस के बढ़ते हुए खदशात के दरमियान हिंदुस्तान के लिए एक राहत भरी खबर है। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले मंकी पॉक्स वायरस का स्ट्रेन ज्यादा फैलाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में मिलने वाला वायरस A2 है, जबकि B1 वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान में इस तरह की कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए अवाम को ज्यादा परेशान होने की बजाय एहतियात रखने की जरूरत है। वायरस की बढ़ती चिंताओं के बीच भारत को एक राहत मिली है। इस वायरस का जो स्ट्रेन मिला है वो सुपर स्प्रेडर नहीं है। A.2 क्लैड जो स्ट्रेन वो मिला है और बाहर जो सुपर स्प्रेडर स्ट्रेन है वो B.1 क्लैड है। A.2 क्लैड जो है वो काफ़ी अजीब तरह का कह सकते हैं एक स्ट्रेन है, लेकिन ये इतना घातक नहीं है। बाहर अगर हम देशों की बात करें तो वहाँ 60% से ज़्यादा केसेस B.1 क्लैड के हैं और अभी जो भारत में A.2 क्लैड जो स्ट्रेन मिला है ये 1 साल पहले वियतनाम, थाईलैंड में मिल चुका है। ये इतना घातक नहीं है। वहीं जो केरल के 2 संक्रमित थे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिससे ये पता चला कि संयोग के चलते दोनों संक्रमित पाए गए हैं। तो इस वायरस का अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रेन जो है वो यूरोप से मिलता जुलता है, तो अभी भारत एक बेहतर स्थिति पर है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो A.2 क्लैड जो स्ट्रेन मिला है ये थोड़ा सा अजीब है। रिस्की बिहेवियर से बचने की ज़रूरत है और अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बाहर स्थिति हो रही है उससे स्थिति जो है वो भारत की मिलती जुलती है। तो कहीं ना कहीं अभी सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है और ये एक राहत सामने आ रही है कि अगर इस वायरस पर काबू कर लिया जाता है, सावधानी बरती जाती है, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, तो ये एक सुपर स्प्रेडर नहीं है, ये तेज़ी से नहीं फैलेगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। पार्लियामेंट का ताअत्तुल जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। नए और पेचीदा मुद्दों पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ रहा है। आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई, फिर 12 बजे दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन देर पर साबित नहीं हो सकी। हंगामा आराई के दरमियान पहले राज्यसभा फिर लोकसभा की कार्रवाई 1 अगस्त यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
बाकी कार्यवाही सोमवार दिनांक 1 अगस्त 2। वहीं अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि मामला उनसे जुड़ा है, लेकिन सोनिया गांधी को इसमें घसीटा जा रहा है। कांग्रेस ने ऐवान में सोनिया गांधी के साथ किए गए सलूक पर बीजेपी से माफी मांगने का मुतालबा किया। सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दा से जुड़े हुए हैं मैं। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ शिकायत के बजाय मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। देखिए, ये परंपरा कभी पार्लियामेंट में थी नहीं। ये परंपरा आज सत्ताधारियों ने, भाजपाइयों ने शुरू की है। आज लोकतंत्र की अदालत को बिल्कुल तार तार किया है। जिस अपमानजनक तरीके से अभद्र व्यवहार एक कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी का, जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, और मुझे शर्म आ रही है, और जिस तरह सबसे वरिष्ठ महिला मैडम सोनिया गांधी के साथ उंगली दिखा दिखा के जो व्यवहार हुआ है, क्या ये व्यवहार पार्लियामेंटन का है? क्या ये असंसदीय नहीं है? क्या आज महंगाई के कारण आपने 27 सांसद विपक्ष के सस्पेंड किए हैं इस अभद्र व्यवहार के लिए? क्या सत्ता पक्ष वाले अपने सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं? टीआरएस पार्टी लड़ता है हमेशा गरीबों के लिए। गरीबों का वो निच्चाव सर को उसका ऊपर जीएसटी लगाया, उसको निकाल देना है, और कम करने का कम करना है, निकालने का निकाल देना है। इसी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। खाली चर्चा करो बोल रहे हैं, चर्चा के लिए भी गवर्नमेंट रेडी नहीं है। चर्चा करे तो रेडी नहीं है, फिर चर्चा हम मांगे तो हमको सस्पेंड किया है। आगे बढ़ते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि मजहबी मकामात एक्ट 1991 के खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका किसी मजहबी मकाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ मसाइल पैदा कर आपस में लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून इसलिए बना था कि मजहबी मकामात की हिफाजत की जमानत दी जाए। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी मकामात जिस हाल में हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून खत्म कर दिया गया तो किसी भी मस्जिद, दरगाह, चर्च जाकर कोई कह देगा कि यह हमारा है, तोड़कर बनाया गया है, तो आप क्या कर लेंगे? उन्होंने कहा कि यह कानून हमारे मुल्क के भाईचारे के लिए जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी साहब, ये जो इबादत गाहों से मुताल्लिक़ कानून है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर एतराज़ जताया जा रहा है, बराबर कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये हमारे हुकूक पर कहीं ना कहीं डाका डालता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भी ये बात कह रहे हैं, बेसिकली उनको किसी इबादत गाह से कोई दिलचस्पी नहीं है। न वो हिंदू इबादत गाह से दिलचस्पी रखते हैं, ना किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन की इबादत। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं किस तरह से मुद्दे बनते रहें और आपस में झगड़े होते रहें। इसी बात के मद्देनज़र जो जब 1991 के अंदर ये जो एक्ट आया था कि कुछ मस्जिदों को छोड़कर, कुछ इबादत गाहों को छोड़कर जिन पे डिस्प्यूट चल रहे थे, बाकी सब के लिए आ गया कि भाई बाबरी मस्जिद, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला पूरा उसके ऊपर लगा था। बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी हुआ कि अब आइंदा के लिए जो 1947 के अंदर जो भी इबादत गाहें जिस तरह की भी हैं, उनको उस तरह से मेंटेन रखा जाएगा और उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अब ये एक ऐसा वो था कि जिससे इनके जो हमारे जो इस तरह की जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनके इरादों को उससे नुकसान पहुंचा। अब ये बार बार इसको चाह रहे हैं कि किसी तरह से इसको ख़त्म कर दें। फारूकी साहब, इस एक्ट का फ़ायदा क्या है और किस तरीके से ये हमारे समाज के लिए ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि मुझे आपस में भाईचारगी बरकरार रहे और इसमें वो तमाम चीज़ें जो झगड़े की बुनियाद बन सकती हैं उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए, बल्कि ख़त्म कर दिया जाए। जो मज़हब 47 के अंदर जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जितने भी रिलीजियस इबादतगाह हैं, उनको हमने सिक्योरिटी दे दी है कि भाई हैंसफोर्थ अब इसके बाद जो है ना कोई किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा। क्योंकि हम कितने डिस्प्यूट को करेंगे, मतलब कि अब वो तो कोई भी जो 47 से पहले की मस्जिद होगी या मंदिर होगा, सॉरी जो दरगाह होगी या चर्च होगा या मस्जिद के गुरुद्वारा होगा, वो यकीनी बात है
वो उसके मजहब मानने वालों ने पहले बनाया होगा। तो अब अगर आप उस पर किसी तरह का भी डिस्प्यूट डाल देंगे, भाई ये तो पुराना है, हमारी जगह खोद के निकालने की कोशिश, तो क्या करेंगे आप? इन झगड़ों को छोड़कर जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं, जो हमारे रोटी रोज़ी का, हमारे कारोबार का, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का, हमारी सेट्स, जो मज़े लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में ज्यादती हो रही है उसका, और तमाम वो इशू जिस पर हम रोज़मर्रा जूझ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एक साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज 20,409 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 22,697 अफराद शिफायाब हुए हैं, जबकि 46 मरीजों की मौत हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,43,988 हैं। टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 203,60,46,307 टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, वहीं 46 मौतें हुई हैं और एक्टिव केसेस 1,43,000 हो गए हैं। लोग जो हैं वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, लोग जो हैं वो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और लोग जो हैं वो भूल गए हैं कि अभी भी उनको मास्क लगाना है और चीज़ों का पालन करना है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उससे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी बीच में केसेस में गिरावट आई थी। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ने लगे हैं और संक्रमण दर जो है वो भी बढ़ गया है। पहले जहां 400-600 केसेस आ रहे थे, वहाँ 1000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी बीच में जहाँ 14-15 हज़ार केसेस आ रहे थे, अब 20,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये समझा रहा है कि लोगों को अब सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम ऐसी दो बीमारियों से जूझ रहे हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कांटेक्ट से फैलती हैं। लोगों को मास्क लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की ख्वातीन विंग ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। वो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन की तरफ से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के बारे में किए गए तबसरे पर सोनिया गांधी से माफी मांगने का मुतालबा कर रही थी। उनका कहना था कि सोनिया गांधी को मुल्क से माफी मांगने की जरूरत है। मुजाहरीन ने सोनिया गांधी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। He must know before going to Parliament House कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही कहते हैं, प्रेसिडेंट इज अ प्रेसिडेंट, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उसका बदलाव नहीं हो सकता। हमारी यही मांग रहेगी कि कांग्रेस लीडर जो है वो सॉरी फील करें, जाके उनकी जो प्रेसिडेंट है, शी इज ऑल्सो द फीमेल लीडर, शी मस्ट गो देयर अपने कांग्रेस लीडर्स के साथ और वो उनसे माफी मांगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारकुनों ने आज जम्मू में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने स्मृति ईरानी से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी वजीर ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के खिलाफ तल्ख ज़बान इस्तेमाल किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी जी है जो है वो अपना आपा खो बैठे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि महिलाओं का अपमान हम कभी भी नहीं सहेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यही मांग रखूंगी अपने प्रधानमंत्री जी से, मैं यही कहूंगी उनको भी माफी मांगनी चाहिए और उनके साथ साथ स्मृति ईरानी जी को भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए। श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में कायम बाग मेहताब इलाके में 2019 में हुकूमत ने एक मैरिज हॉल तामीर किया था। इस मैरिज हॉल से ये पूरा इलाका और इसके आसपास के तमाम इलाके मुस्तफ़ीद हो रहे थे, मगर गुज़श्ता साल इसे लाइब्रेरी में तब्दील किया गया। लोगों का कहना है कि अगर इनके इलाके में अब शादी होती है तो सड़कों पर टेंट लगाए जाते हैं, जिससे सड़क भी बंद हो जाती है और लोगों को चलने फिरने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि वो लाइब्रेरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर मैरिज हॉल तामीर किया गया था तो फिर उसे लाइब्रेरी में तब्दील क्यों किया गया। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने यहां लोगों से बातचीत की। बोर्ड भी लगाया है जिसमें वो एलजी इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि जो मैरिज हॉल है इसे वापस दिया जाए। मेरे साथ फिलहाल कुछ लोग हैं, इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए हुमायूं साहब, कब से इस मैरिज हॉल को तब्दील किया है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, पहली बात सिंपल है कि मैरिज हॉल बना, इसमें वाजे के खाना पकाने की जगह है, इसमें बाथरूम है, इसमें वॉशरूम है, चेंज रूम है, लाइब्रेरी में वो नहीं होता है।
लोगों ने कहा ये लाइब्रेरी ही थी, लाइब्रेरी कभी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात कि उनको जल्दी में लाइब्रेरीज बनानी थी क्योंकि शायद बजट था वो ख़त्म हो रहा था और दिखाना था कि हमने कंप्लीट किया काम, उनको औने पौने इस बिल्डिंग को लाइब्रेरी बना दिया, जबकि ये कहीं से अंदर से भी लाइब्रेरी नहीं बनी हुई है। मैरिज हॉल ही था और मैरिज हॉल ही रहेगा, इसीलिए लाइब्रेरी बनाएं आप। किसने कहा मत बनाई, लाइब्रेरी की ज़रूरत है, लेकिन लाइब्रेरी के लिए जगह ढूंढे। इतने लोग यहाँ रहते हैं, 6-6 मरले के प्लॉट हैं, जगह नहीं है, मुश्किल है लोगों को रहने में, और इसमें बड़ी आसाइश थी, काम अच्छी तरह हो जाता था मैरिज हॉल में, किसी को तकलीफ नहीं थी उससे। लेकिन किसको तकलीफ हुई हमें नहीं पता है, और ये हेस्टीली कन्वर्ट क्यों किया गया इसके पीछे कोई जवाब नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, चूंकि आप मैरिज हॉल अब नहीं रहा, तो जो आपके इलाके की शादियां हो रही है किस तरह वो हो रही है और कहाँ पे? रास्तों पर हो रही है, सड़कों पर हो रहे हैं, और जो सड़कें बनी हैं उनका ल्यू खराब हो रहा है, वो भी जलता है, और रास्ते बंद हो जाते हैं उस वक्त, और मुश्किलात पैदा कर देते हैं। जबकि मैरिज हॉल यहाँ बना, मैरिज हॉल शुड बी एज अ मैरिज हॉल, नॉट एनीथिंग एल्स। अगर इनको लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी हम अप्रिशिएट करते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी बनाए तो यहाँ ही दूसरी जगह बनाइए, यहाँ इतनी जगह है, मगर ये मैरिज हॉल सिर्फ इट शुड बी टोटली फॉर द मैरिज ऑफ, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई और जगह नहीं है जहाँ हम ये मैरिज कर सके। दे शुड डू इट इमीडिएटली, अदरवाइज यहाँ एक जुलूस निकलेगा, गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ आंदोलन करेंगे। मुझे बताइए, इस मसले को लेकर आज तक आप गए हैं मुतल्लिका हुकाम के पास और क्या जवाब मिला? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा, ये मैरिज हॉल सिर्फ बागी महताब के लिए नहीं है, ये मैरिज हॉल है बाईपास से लेकर गुरशद नगर, बागी महताब, शादाब कॉलोनी, उस्मानिया कॉलोनी, हबीब कॉलोनी, मोस्टवा तक ये सारा एरिया आता है। उनके बेगपोरा, चकी मेथन, सब एरिया ने 40,000 लोगों के वो फैसिलिटेट करता था। बदकिस्मती ये पर साल एक फ़ैसला हुआ है, गैर मुनसिफाना फ़ैसला हुआ है, लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है। कोई खिलाफ नहीं है लाइब्रेरी का, इतने मकान है, कहीं भी वो चाहे अपना हम उनको मकान दे सकते हैं लाइब्रेरी के लिए, लेकिन ये मैरिज हॉल की अशद ज़रूरत है। मेयर साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से, डिविजनल कमिश्नर से, और ख़ासकर गवर्नर साहब से अपील करते हैं। मुझे पता है, हमें एहसास है वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन एक अफसर मुंतखब करे, वो यहाँ दौरा करे, देखे कि असली हालत क्या है, इंसाफ करे हमारे साथ, इसको वापस हमें मैरिज हॉल बना कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो ये लोगों की नाराज़गी थी। हालांकि मैं आपको ये बोर्ड भी दिखाना चाहता हूँ, इन लोगों ने ये अपील की है एलजी गवर्नर साहब से, तो वो इनसे ये अपील कर रहे हैं कि जो ये मैरिज हॉल है इसे वापस यहाँ पे रखा जाए, और जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के खिलाफ भी वो नहीं है, वो चाहते हैं कि लाइब्रेरी भी यहाँ पे हो, इससे इनके बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी मैरिज हॉल के लिए थी, और इसे मैरिज हॉल में ही दोबारा तब्दील किया जाए, और जो लाइब्रेरी है जहाँ जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए भी अलग से जगह मुख्तस की जाए। न्यूज़ 18 के लिए बागी महताब से मैं आबिद हुसैन। और नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं क्रिप्टो की समझ के साथ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़िप्पी और सीएनबीसी आवाज की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा, जहां हम आपको बताएंगे क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरें। इस साल की शुरुआत में दुबई पुलिस ने अपना पहला एनएफटी कलेक्शन लॉन्च किया। इस एनएफटी को खरीदने के लिए दुनिया भर के करीब 23 मिलियन लोगों ने अपनी रुचि दिखाई। दुबई पुलिस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 7,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट से डायरेक्ट मैसेजेस मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि डिजिटल वॉलेट एड्रेस कंफर्म करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट से संपर्क किया गया था। इनसे जिन लोगों ने जरूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए थे उन्हें रैफल ड्रॉ द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें से 150 लोगों ने दुबई पुलिस का डिजिटल एसेट्स जीता। दुबई पुलिस यूएई की पहली सरकारी संस्था है और दुनिया की पहली पुलिस फोर्स जिसने खुद का डिजिटल एसेट क्रिएट किया है। कलेक्शन में 150 फ्री डिजिटल एसेट्स हैं जो फोर्स के इनोवेशंस, सिक्योरिटी और कम्युनिकेशंस वैल्यूज को दर्शाते हैं।
दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे लोगों के पास अब पुलिस डिजिटल एसेट्स का दूसरा सेट फ्री में जीतने का मौका है। पुलिस ने गौर किया कि पहले लॉन्च के दौरान ज्यादातर यूएई, नाइजीरिया, इंडिया, यूएस और सऊदी अरेबिया के लोगों ने ऑनलाइन संपर्क करने की कोशिश की। ब्लॉकचेन बेस्ड वेब3 प्लेटफॉर्म्स ने इंडस्ट्री की इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस का समाधान करने के लिए वेब3 के लिए ओपन मेटावर्स अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है। अलायंस को एनिमोका, ब्रांड्स, एलिन, वर्ल्ड्स, डेपर लैब और डिसेंट्रलैंड मेटा मेटावर्स स्पेस सुपर वर्ल्ड, अपलैंड, वॉक्सेल्स और डीएओ फ्रेमवर्क डेवलपर्स वीवीटी के साथ मिलकर बनाया गया। इस अलायंस को एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीएओ के तौर पर स्थापित किया जाएगा। अपने मेंबर्स को इंसेंटिव करने और डिसीजंस मेकिंग को गवर्न करने के लिए टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। एनएफटीएस प्रोटोकॉल्स ट्रांसफरेबल आइडेंटिटी पोर्टेबल्स बिटवीन वर्चुअल वर्ल्ड्स, मैपिंग एंड इंडेक्सिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बनाने पर ध्यान देगा। अलायंस ने कहा कि वो एक ओपन मेटावर्स बनाएंगे जहां डिजिटल एसेट्स, आइडेंटिटीज और डेटा को प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि यूजर्स कंट्रोल कर सकेंगे। यूजर्स इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म की अप्रूवल के बिना ही अपने सामान को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले वेब2 टेक के दिग्गज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अलीबाबा, सोनी ने संयुक्त रूप से मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम के रूप में जाना जाने वाला एक और मेटावर्स अलायंस स्थापित किया था। टेस्लास की हालिया अर्निंग रिपोर्ट में कंपनी ने खुलासा किया कि उसने अपने ज्यादातर बिटकॉइन बेच दिए हैं। कंपनी ने बताया कि उसने अपनी बिटकॉइन खरीद का लगभग 75% फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरी तिमाही में कन्वर्जन्स की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट में $936 मिलियन नकद जुड़े। बाद की अर्निंग कॉल्स में मस्क ने बताया कि बिकवाली चीन में चल रही कोविड लॉकडाउन से संबंधित थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार है जहां कई टेस्ला व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड हैं। मस्क ने कहा कि हमने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स का एक हिस्सा इसलिए बेचा क्योंकि ये तय नहीं था कि चीन में कोविड लॉकडाउन कब कम होगा और इसलिए अनिश्चितता को देखते हुए हमारे लिए अपनी कैश पोजीशंस को मैक्सिमाइज करना जरूरी था। कंपनी फ्यूचर में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ाने के लिए ओपन है, इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि बिटकॉइन को लेकर हमारा कोई वर्डिक्ट है। कंपनी ने यह भी साफ किया कि उसने अपने डॉजी कॉइन्स नहीं बेचे हैं, वे अब भी कंपनी के पास ही हैं। टेस्ला के पास $621 मिलियन कैश है, जिसका मतलब है कि $936 मिलियन बिटकॉइन सेल नहीं होता, वो कंपनी कैश फ्लो निगेटिव में होती। टेस्ला के बिटकॉइन का रिजर्व्स एक समय में $2 बिलियन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। इसके साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।